गुड इवनिंग क्लास। आइए हम लोग बीपीएससी के जो सीरीज चल रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या अब तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो पहला हमारा चैप्टर था वो पाषाण काल था, जिस समय हमने पढ़ा कि इस समय पत्थरों का प्रयोग होता था। बड़े बड़े पत्थरों अपेक्षाकृत छोटे पत्थर, फिर एकदम छोटे पत्थर और एक समूह बनाकर लोग रहना शुरू किए। पाषाण काल कहलाया। नवपाषाण में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका, आग के प्रयोग करने लगे, चाक पहिया वगैरह सब कुछ का विकास हो चुका था। फिर हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के साथ साथ एक काफ़ी डेवलप सभ्यता थी। हमने इसकी विशेषताओं का चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े वैदिक सभ्यता। आपने देखा कि इस समय आर्यों का आगमन हुआ और एक नगरीय सभ्यता को समाप्त करके ग्रामीण सभ्यता के डेवलपमेंट किया गया है ना। तो ये वैदिक सभ्यता है। फिर हमने क्या देखा कि वैदिक सभ्यता के बाद मौर्य काल। मौर्य काल में शासन प्रशासन व्यवस्था काफ़ी मजबूत और केंद्रीयकृत रही। फिर हमने देखा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हमने आपको बताया था कि जब जब राजा कमज़ोर पड़ेगा, उसकी स्थितियां कमज़ोर होंगी, क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं राज व्यवस्था का, तो क्षेत्रीय शासक स्वतंत्र हो जाएंगे। साथ ही विदेशी आक्रमणों का प्रभाव भी देखा जाएगा, जो कि हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ चुके हैं। मौर्योत्तर काल में हमने देखा 4 देशी 4 विदेशी शासक हमारे पर शासन किए। उसके बाद का जो काल है वो है हमारा गुप्त काल। यहां से क्लास अपना आगे बढ़ेगा गुप्त काल से। गुप्त काल का जो क्षेत्रीय विस्तार हम लोग देखेंगे, ये वाराणसी के क्षेत्र में डेवलप करेंगे। मान लेते हैं ये बिहार है, तो यहाँ पर वाराणसी है और इन्हीं क्षेत्रों में वाराणसी, जिसका बनारस हम लोग बोलते हैं, काशी, तो इन्हीं के क्षेत्रों में गुप्त जो है डेवलप करेंगे, फले फूलेंगे, अपना इनका राज व्यवस्था चलेगा। हालांकि कई शासक ऐसे आएंगे जो क्षेत्र विस्तार भी करेंगे, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। वाराणसी हम लोग इसलिए देख लिए क्योंकि किसी भी राजा का जो शासन प्रशासन की प्रणाली है, जो व्यवस्थाएं हैं, किन क्षेत्रों से हैंडल हो रहा है, ये हमें जानना जरूरी होता है। ये इसलिए जानना भी जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का जो प्रादुर्भाव है वो समझने में हमें मौका मिलता है, समझना आसान होता है। आप देखे होंगे इसके पहले का जो क्षेत्र रहा है वो मगध का क्षेत्र रहा है। मगध के क्षेत्र में राज व्यवस्थाएं मजबूत रही हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो या फिर बिंबिसार हो। बिंबिसार से ही राजगीर मगध का जो केंद्र रहा वो मजबूत क्षेत्र रहा। इसके बाद थोड़े समय के लिए वैशाली, आपने देखा था कि वैशाली भी हमारा राजधानी स्थानांतरित किया गया। फिर हमारा पटना मुख्य केंद्र रहा, जो कि एक लंबे समय तक मुख्य केंद्र बना रहा। तो पटना जो हुआ ना, वो बिहार के यहाँ पर पटना कब की बात है, तो ये मौर्य काल की बात है, जब पटना मुख्य केंद्र बना रहा। उसके बाद आप देखेंगे कि इस समय गुप्त काल आते आते पटना का उतना चर्चा नहीं रहेगा जितना चर्चा कभी हुआ करता था। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सोचिए इतना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जिनका क्षेत्र विस्तार इधर हिंदू कुश पर्वत तक है, दक्षिण में भी उन्होंने विस्तार किया हुआ है, फिर भी कहाँ सोते हैं, तो हमारे क्षेत्र पटना में सोते हैं। ये गर्व की बात है। आप देखेंगे समय परिवर्तन के साथ साथ अशोक भी ऐसा ही किए, यहीं पर मगध में ही रहे, पटना में ही रहे। समय परिवर्तन के साथ साथ अब जो राजा हुए वो यहाँ से खिसक के वाराणसी की ओर चले गए हैं। और आपको
इसके बाद के कालों में हम आपको दिखाएंगे कि यही राजा आगे बढ़ते बढ़ते इधर कन्नौज है, कन्नौज के क्षेत्र तक चले जाएंगे। कन्नौज यूपी का एक प्रमुख क्षेत्र रहेगा, जहाँ जो द्वाब का क्षेत्र है, गंगा यमुना के द्वाब का क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी कृषि कार्य होता है, काफ़ी उत्पादन होते हैं, इसलिए राजा इधर की ओर बढ़ जाएंगे। एक ये भी कारण रहेगा, और भी कई कारण जिम्मेवार होंगे। हम लोग ध्यान रखेंगे, इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक बात से, एक कारण से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी घटना का, किसी भी जो समस्या है, चाहे घटना है, जो भी घटित हो रहा है, उसका कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं होता है, कई कारण उसके फैक्टर होते हैं। हम लोग की आदत क्या है, एक ही कारण को मान के आगे निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ऐसा रहा होगा। तो हम लोग को एक कारण इतिहास में नहीं मानना है। दैनिक जीवन में भी किसी एक कारण के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। किसी भी घटना का कई कारण जिम्मेवार होते हैं, और जो कम बुद्धि विवेक के होते हैं वो एक कारण से आगे बढ़ जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। वाराणसी जो कि काशी का क्षेत्र है, इस समय एक मजबूत क्षेत्र होगा, और यहीं पर गुप्त साम्राज्य का नींव पड़ेगा। तो इसका जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। कौन थे श्रीगुप्त? श्रीगुप्त इसके पूर्व में चल रहे कुषाणों के सामंत थे। कुषाण कौन थे? तो कुषाण हमने आपको बताया था कि 4 विदेशी शासकों में एक जो अंतिम शासक था, यूची कबीला के जो थे, वही कुषाण थे। तो कुषाणों के ये सामंत थे श्रीगुप्त। सामंत कौन होता है? तो एक जमींदार टाइप के व्यक्ति, एक छोटा राजा, उपराजा कहिए, उस टाइप के व्यक्ति सामंत हुआ करते थे। श्रीगुप्त भी वैसा ही थे, कुषाणों के सामंत थे। वाराणसी के क्षेत्र में ये फले फूले, वाराणसी के क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट हुआ, गुप्त वंश का स्थापना हुआ। कब हुआ? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी, ये गुप्त का एक शासनकाल व्यवस्था। तो सवाल उठेगा कि 25 साल ही रहे? नहीं, ये इनका शासनकाल है, श्रीगुप्त का शासनकाल है 275 से 300। चूंकि एक याद करने वाला डेट था इसलिए याद कर दिए, डेट वेट की आवश्यकता अभी नहीं है। इसके आगे एक ठो पड़ेगा डेट। हम डेट बहुत कम लिखाते हैं। इतिहास तिथियों का चीज़ नहीं है, इतिहास टेक्निकल चीज़ है, समझने का चीज़ है। इसको हम लोग टेक्निकल रूप में कन्वर्ट करके समझेंगे, है ना। वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इतिहास बड़ी है बेवफा, सुबह पढ़ा शाम को सफ़ा। तो सफ़ा उन्हीं का हो जाता है जो इसको टेक्निकली तरीका से, कहानी के तरीका से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी दादा दादी की कहानियाँ याद रहती है, कुछ कुछ कहानियाँ याद रहती है, जबकि सुने हुए एक लंबा समय हो जाता है, उसके बीच काफ़ी फासले हैं, फिर भी याद है। जबकि पढ़ने वाली चीज़ें याद क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोग इसको टेक्निकल तरीका से नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा ट्रिक अपनाएंगे और कहानियों के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। तो हमने आपको बताया श्रीगुप्त जो हैं कुषाणों के सामंत हैं, ये वाराणसी के क्षेत्र में शासन किए। इनका शासनकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच रहा। इनका बेटा का नाम घटोत्कच है। घटोत्कच है जो कि 300 से 319 ईस्वी तक ये शासन करेगा। ये भी डेट की आवश्यकता नहीं है, चूंकि 300 के बाद ये 19 साल ही मात्र शासन किया है, बहुत कम समय के लिए शासन किया, इसलिए ये भी याद हो गया है। तो खैर लिख दिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। इनके बाद का जो होगा वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 से शासन किया। यहाँ इसलिए 319 याद रखना है क्योंकि ये अपने राज्यारोहण के बाद, जब इनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद इन्होंने एक संवत चलाया जिसको हम लोग गुप्त संवत कहते हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ
319 ईस्वी से शुरुआत होता है ना। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह था वो लिच्छवी के राजकुमारी से हुआ। लिच्छवी के राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, इसलिए चंद्रगुप्त को थोड़ा पटना तक के क्षेत्र दहेज के तौर पे प्राप्त हुआ। अब आप देख रहे हैं ये वाराणसी के क्षेत्र में है, यहाँ वाराणसी के क्षेत्र में है, पटना यहाँ है। अब इनको दहेज मिलेगा तो थोड़ा क्षेत्र विस्तार हो जाएगा। अब इनको लगेगा कि इतने बड़े क्षेत्र के हम राजा हैं। हमने आपको एक चीज और बताया कि जब जब शासन व्यवस्थाएं कमजोर होती है तब तब क्षेत्र टूटता है। तो अभी ये क्षेत्र बढ़ने का समय है। अभी आपने देखा है कि छोटे से क्षेत्र वाराणसी से शुरुआत की और ये पटना तक बढ़े हैं। पटना जीते नहीं हैं, पटना इनको दहेज में मिल गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का यही वैशाली के राजकुमारी से शादी हुआ है, दहेज में मिल गया। अब इनका एक बेटा है जिनका नाम समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त प्रतापी शासक है। इनका चंद्रगुप्त प्रथम का 2 बेटा है, एक का नाम कांच है, दूसरे का नाम समुद्रगुप्त है। इसका राज्याभिषेक के प्रारंभिक क्षणों में जो बड़ा भाई कांच है उसके साथ कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये आपस में झगड़ा भी किए। झगड़ा लड़ाई के चलते कुछ दिन 319 के बाद राज्य व्यवस्था अस्थिर रहा। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिए थे और संन्यास लेकर ये अपने बेटों को बोले कि अब इस राज्य का तुम ही देख रेख करो। समुद्रगुप्त तैयार हुआ देख रेख करने का, कांच भी तैयार हुआ, बड़ा भाई था, दावेदारी भी बनता है। परंतु दोनों में आपसी संघर्ष के बाद स्थितियां ये बनी कि समुद्रगुप्त ही उन क्षेत्रों का राजा रहा। समुद्रगुप्त जो संपूर्ण जो वाराणसी तक का क्षेत्र है उसका राजा बना। ये प्रतापी शासक है। साथ ही साथ ये कला को भी काफी प्रोत्साहित करता है। कला के माध्यम से भी अपना लोगों तक आम जनता तक अपने विचारों को प्रसारित करता है। साथ ही इसके सिक्के पर समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्र मिला है, वीणा वादक भी है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा भी बजाता होगा। समुद्रगुप्त कई क्षेत्रों का विजय किया है, कई क्षेत्रों को जीता है। इसलिए जब बाद के इतिहासकार आएंगे तो वी.एस. स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त जो है वो यूरोप का नेपोलियन है, जबकि उन्होंने गलत कहा। समुद्रगुप्त भारत का है, इसका काल 319 के आसपास का है, 330 के आसपास का है। समुद्रगुप्त यूरोप का नेपोलियन नहीं, बल्कि यूरोप का जो नेपोलियन है वो भारत का समुद्रगुप्त है, क्योंकि इसका काल बहुत पहले का रहा है। लेकिन कहा जाता है कलम जिसके हाथों में है वो अपने सुविधा अनुसार रचनाएं कर देते हैं, तो अंग्रेजों ने भी वही किया। खैर हमको उनके पीछे नहीं जाना है, लेकिन यह चीज याद रखना है कि वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के नेपोलियन से किया, क्योंकि नेपोलियन अपना क्षेत्र विस्तार किया था, उसका अपना एक जनता में लोकप्रियता थी। वो मानता था नेपोलियन के सर्वसाधारण वर्ग जो कि गरीब मजदूर वर्ग है, जो कि हमेशा अपेक्षा का भाव झेला है, शासन व्यवस्था उसकी होनी चाहिए, ये नेपोलियन का मानना था। नेपोलियन कई बातों के लिए फेमस है। जब हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नेपोलियन को भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त अच्छा शासन किया। इसको लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र मतलब इसका ये है कि इसका नानी घर लिच्छवी में था, वही वैशाली वाले क्षेत्र में इसका नानी घर था। तो नानी घर से ये नाती हुआ, वैशाली का ये नाती हुआ, इधर का तो ये बेटा है ही। तो जहाँ के जो नाती होता है उसको दौहित्र कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग अंग प्रदेश से हैं, मगध क्षेत्र से हैं, तो ये चूंकि वैशाली भी एक मजबूत क्षेत्र रहा है तो इसलिए इसको भी कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र रहा है ना, क्योंकि लिच्छवी का ये नाती रहा। जो अगला शासक है, इसके बाद के शासक हैं वो है कुमारगुप्त।
कुमारगुप्त भी अच्छा शासन किए गुप्त काल में। इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किए। अगला जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया, ये जो सुदर्शन झील है उसका मरम्मत करवाया। हुनों के साथ इसका आक्रमण हुआ, हुनों को भी पराजित किया, अंतिम रूप से पराजित किया। और गुप्त काल के इतना प्रमुख शासक रहे हैं। इसके बाद का काल जब हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल, तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएंगे गुप्त, जो भी छोटे छोटे शासक होंगे और अपने अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करने वाले राजा हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो गुप्त काल का इतना शासक प्रमुख है, इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत ज़्यादा हो गया क्या? गुप्त, श्रीगुप्त 1, घटोत्कच 2, चंद्रगुप्त प्रथम 3, समुद्रगुप्त 4, कुमारगुप्त 5, स्कंदगुप्त 6 शासक है। 6 को शासन व्यवस्था किया है, जिसका थोड़ा थोड़ा चर्चा आता है। जैसे कुछ कभी कभी सवाल आ जाता है कि आपका जो सुदर्शन झील है जो गुजरात में है उसको मरम्मत किसने करवाया? तो ये करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। बीना बजाते हुए इनका फोटो मिला है। और चंद्रगुप्त प्रथम का चूंकि लिच्छवी से शादी किए थे तो क्षेत्र विस्तार हो गया। घटोत्कच 19 साल तक शासन किया। गुप्त वंश का स्थापना ये किए और श्रीगुप्त इसका स्थापना किए थे, है ना, गुप्त वंश का। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेंगे। तो गुप्त काल यहाँ से समाप्त होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं गुप्त काल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कैसा व्यवस्थाएं रही। तो हम आपको बता देते हैं कि गुप्त काल का जो शासन व्यवस्था रहा, इस समय राजा जो था, राजनीतिक पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजा का क्या स्थिति था। तो राजा सर्वश्रेष्ठ था। राजा अपने आप को देवताओं के समान मानने लगा। इस समय राजा अपनी तुलना इंद्र, वरुण और कई देवता जो होते हैं उनके साथ करने लगा। राजा कई उपाधि भी धारण करते थे, जैसे जो छोटे राजा हुए वो महाराज कहलाएं, जो बड़े राजा हुए वो महाराजा धीराज कहलाएं। तो इस टाइप के कई उपाधि लेते हैं। आप देखे होंगे जहाँ पर राजाओं की संख्या ढेर सारा हो जाता है ना, आप देखें गुप्त काल में छोटे छोटे ढेर सारे राजा हो गए हैं। पटना वैशाली के अलग क्षेत्र में राजा है, उधर बनारस में अलग राजा है, पटना में कोई और राजा रहा होगा जो कि कमजोर रहा होगा, इन्हीं के क्षेत्राधीन रहा होगा। तो लोग उपाधियां लेना शुरू कर देते हैं। आप देखे होंगे जब शिक्षकों की संख्या बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग उपाधि लेते हैं ना, कि कोई कहता है मैथ का गुरु फलना सर, अब ये मैथ के गुरु कहलाएंगे। कोई कहता है मैथ के गुरुओं के गुरु फलना सर, अभी मैथ के गुरुओं के गुरु हो गए। अब उसी में से कोई आएगा वो कहेगा सरस्वती पुत्र फलना सर, अभी डायरेक्ट सरस्वती जी के वरदान से हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे क्षेत्र में देखा जाता है, हम लोग जहाँ पर देखते हैं कि संख्या जब ज़्यादा हो जाता है तो लोग उपाधियां लेने लगते हैं। किसी किसी टीचर का तो हम देखे हैं कि लिखता है अपना कि 1 मिनट में मैथ समझें, 25 दिन में इंग्लिश समझें, धड़ाधड़ इंग्लिश बोलें। अरे भाई ये सब पढ़ने का चीज़ है, और तुम 25 दिन में क्या सिखा दोगे? जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक। तो ये सब क्यों स्थिति उत्पन्न होता है? कारण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं। आप समझ जाइएगा, जब ही देखिएगा कोई कह रहा है कि मात्र 30 दिनों में अंग्रेजी फटाफट बोलना सीखें, तो समझ जाइएगा यहाँ पर अंग्रेजी के शिक्षक ज़्यादा है, तब ये मात्र 25 दिन कह रहा है। अगर कोई कहता है कि मैथ को घोल के पिला देंगे, तो समझ जाइएगा शिक्षक की संख्या ज़्यादा है, इसको कोई नहीं पूछता है इसलिए घोल के पिला रहा है। जिसका अपना क्वालिटी रहेगा और छोटा मोटा अपना उपाधि लेकर सर उड़ कह के अपना काम चला लेगा। लेकिन जहाँ पर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर सरस्वती पुत्र और ब्रह्मपुत्र और विष्णु पुत्र तरह के जो उपाधियाँ हैं वो आते रहेंगे, जो कि हम लोग गुप्त काल में देखें। ये इसका राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में हमने क्या देखा कि इस समय के जो गुप्त राजा हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए
कोई राजा का उपाधि लिया जो छोटा राजा है, एकदम एकदम छोटा राजा है। हम क्या है भाई, तो राजा हैं, उससे बड़ा है हम राजा उजा नहीं, महाराजा कहो, महाराजा है। अब उससे भी कोई बड़ा आया, बड़ा होगा तो बोलेगा कि हम महाराजा नहीं, हम महाराजा धीराज हैं। तो जब भी ऐसी स्थितियां आएगी आप समझेंगे कि इस समय राजाओं की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे क्षेत्र में क्षेत्र विभक्त है। स्थितियां हम लोग समझ जाएंगे। कुछ लोग कहेगा कि हम महाराजा धीराज नहीं बल्कि हम डायरेक्ट उन्हीं के माध्यम से भेजे गए हैं तुम पे शासन के लिए। तो ऐसी भी व्यवस्थाएं देखने को मिला गुप्त काल में। ये राजनीतिक व्यवस्था रहा। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राजा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार नहीं किया है, अस्थाई सेना है, टैक्स भी होगा, ये सब व्यवस्थाएं हैं। आइए इसका सामाजिक जीवन देखते हैं। सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति और खराब हो गई। आप जो देखे थे, कहाँ हम लोग हड़प्पा से स्टार्ट किए थे, जहाँ मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज कहने का मतलब समझते हैं, सिर्फ वर्ड पे नहीं जाना है, कितना बढ़िया वर्ड है तो हम लोग बोलेंगे मातृसत्तात्मक समाज, ऐसा नहीं है। हम लोग देखेंगे, महसूस करेंगे। कहने का मतलब है मातृसत्तात्मक समाज कि घर के सारे प्रमुख कार्यों में माँ का वो होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन मेकर माँ है, यानी औरत है। माँ करने का मतलब माँ नहीं, औरत है, यानी कि महिला है। तो वो मातृसत्तात्मक समाज है। लेकिन अगर डिसीजन मेकर पुरुष हो जाएंगे तो पुरुष प्रधान समाज हो जाएगा, जो कि आर्यों का समाज रहा। उसके बाद के अभी तक के समाज में पुरुष प्रधान ही समाज देखने को मिला। गुप्त काल में भी पुरुष प्रधान समाज है, साथ ही महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई, खराब हो गई, है ना। महिलाओं को बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए गुप्त काल में। और क्या हम लोग देखेंगे इस समय खान पान तो सब कुछ रहेगा, शाकाहारी मांसाहारी रहेगा, पहनावा भी सूती ऊनी सब कुछ रहेगा। समझने वाली बात है, ये सामाजिक स्वरूप है। मरने के बाद अंत्येष्टि, पूर्ण समाधान, वंशतः समाधान दोनों रहेगा, यानी गाड़ने का जलाने का दोनों प्रथा प्रचलित होंगे। ये सामाजिक व्यवस्था है। आप देखेंगे समाज महसूस करता है कि हमारे यहाँ जो प्रथाएं हैं वो जलाने का है कि गाड़ने का है, तो ये दोनों प्रचलित हैं। जैसे अभी भी प्रचलित हैं समाज में। एक गांव को आप देखेंगे तो एक गांव एक समाज है, वहाँ पर कुछ लोग गाड़ते भी हैं, कुछ लोग जलाते भी हैं। अब कहीं कहीं ये भी हम पटना में भी देखें कि कुछ लोग क्या करता है कि 100 को डायरेक्ट पानी में डाल देगा, मछली उछली खा के अपना जीवन यापन कर दिया। तो कहीं कहीं ये भी प्रचलित है। तो हम लोग सब तरह के देखेंगे, हमारा समाज में सारे चीज़ें प्रचलित हैं। इस समय भी सारी चीज़ें प्रचलित थी। ये हो गया हमारा सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन देखेंगे। धार्मिक जीवन में ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी हो गई, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्म के उत्थान के साथ साथ आप देखेंगे राजा जो है ब्राह्मण धर्म का संरक्षण देगा। मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शूद्रों की स्थिति कमजोर हो गई, उनके लिए कठोर नियम बनाए गए। इसी समय आप देखेंगे शुंग वंश के आसपास काल में, गुप्त काल में, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल में मनुस्मृति की चर्चा लेखन हुआ। मनुस्मृति को कठोर रूप से लागू किया गया इस समय। तो लोगों की स्थिति नाजुक हुई। प्रमुख कार्यों में शूद्रों को दूर रखा गया, जो कि एक धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोग इसको महसूस करते हैं, है ना। आर्थिक जीवन में देखेंगे कृषि कार्य प्रारंभ रहे, विदेशी व्यापार भी हुआ करते थे। इनके व्यापार का मुख्य मार्ग चीन के साथ, अन्य देशों के साथ भी हुआ करता था, जिसमें श्रीलंका वगैरह मुख्य भूमिका निभाते थे। अब समझ में आया श्रीलंका कैसे मुख्य भूमिका निभाता था। ये भारत है, चाइना यही है, इधर हिंदुकुश पर्वत है, इधर वाले क्षेत्र जो यूचू कबीला वगैरह है, इधर ये नहीं जाएगा व्यापार करने। ये क्या करेगा, यहाँ समुद्र के माध्यम से यहाँ आएगा और यहाँ से इधर आके व्यापार करेगा, है ना। तो हम लोग देखें कि व्यापारिक व्यवस्थाएं भी यहाँ की काफ़ी अच्छी थी। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया गुप्त काल का। अब हम लोग थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल देखते हुए, गुप्तोत्तर काल कल देख लेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आज गुप्त काल में इतना ही। गुप्तोत्तर काल कल करते हुए एंशिएंट समाप्त, फिर हम लोग मॉडर्न में पहुँच जाएंगे। थैंक यू।